हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 10th की साइंस की, और जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपने जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो कब आपने पढ़ा था कि कोई भी जो यौगिक होते हैं या फिर आपस में कोई यौगिक या तत्व अभिक्रिया कर रहा है जिनको अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं तो उसको एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर चूंकि परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, जहां पर आपका रंग परिवर्तित होगा, आपका आकार या आकृति बदल जाएगी, अवस्था वहां पर परिवर्तित हो सकती है। तो ये सब किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन हमेशा कहता है कि वहां पर एक नया पदार्थ बन रहा होगा। जब बदलाव आएगा किसी भी स्थिति में तो फिर बनने वाला नया पदार्थ होगा। तो भौतिक परिवर्तन में आपने बोला जैसे बर्फ से पिघलकर पानी बन गया है, तो पानी दोबारा बर्फ बन सकता है। अगर पानी को ठंडी जगह पे रख दिया जाए तो वो दोबारा बर्फ बन जाएगा, तापमान कम कर देंगे तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते। यहाँ पर आप पुनः वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा लकड़ी को जलाया और लकड़ी को जलाने पर आपको कोयला प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है और गैसेस भी बनती है। तो उन कोयले, राख और गैसेस से को आपस में मिला देंगे तब भी आपको लकड़ी प्राप्त नहीं होगी वही। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, यानी इरिवर्सिबल चेंज। तो इस प्रकार से हमने दोनों के एग्जाम्पल भी देखे थे। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको दोनों में अंतर स्थापित करना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, साथ ही दोनों के उदाहरण भी आपको देने। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो होमवर्क किया होगा। आज के सेशन में हम एक दो अंतर समझेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे आपके नए टॉपिक। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम देख रहे थे। अध्याय आपका केमिकल रिएक्शन की बात की थी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? So a chemical reaction occurs when one or more reactants, also known as reactants, are changed into one or more products, also known as products. The constituent atoms of the reactants are rearranged in a chemical reaction, resulting in the formation of various substances as products. ओके, क्या होता है? जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया से पहले जो आपके पास चीजें हैं उनको आप अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो आपको मिलता है उनको आप क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? द कांस्टेंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड। क्या करते हैं? जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं यानी अभिकारक हैं, उनके जो परमाणु होते हैं वो आपस में रीअरेंज होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से कि आपका नया कोई पदार्थ बन रहा होता है, नया उत्पाद बनता है। एटम वही रहते हैं, यानी परमाणु वही रहने वाले। ओके, इसके बाद हमने बात की थी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्योंकि चेंज के बारे में बात की थी कि चेंज क्या होता है? परिवर्तन। तो हमने कहा वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव आएगा तो उसको परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन के कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपने किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप परिवर्तन ले आए तो उससे उस वस्तु की, पदार्थ की स्थिति बदल सकती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैम हम बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उस टाइम उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, उसकी मेंटल स्टेटस अलग होता है, उसकी मानसिक और शारीरिक जो अवस्था होती है वो भिन्न होती है। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, ग्रोथ उसकी होती है, तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक अवस्था में फिर से परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन आपको अंत समय तक देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो हम पूरी लाइफ टाइम में क्या ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है ना? और वो ग्रोथ किस प्रकार से होता है? मैच्योरिटी आती है जैसे जैसे, तो हमारी स्किन का टाइप भी बदलने लगता है। तो वहां पर भी चेंज आ रहा है। आप इस साल में कुछ और हैं, 2023 में, 2024 में आपके बॉडी टाइप कुछ और हो जाता है। तो इस प्रकार से आप में चेंज आया है किसी न किसी प्रकार से, तो वो एक बदलाव है, परिवर्तन उसे कहा जाएगा। ये परिवर्तन किस प्रकार का होता है? जैसे आपने कहा कि हमने एक बीज डाला
और वो बीज अंकुरित हुआ, उससे पौधा बना, उससे एक बड़ा पेड़ बना, उस पेड़ में फिर फूल लगे, फल लगे, फिर बीज लगे, वो बीज पुनः झड़े और इस प्रकार पूरा एक विशालकाय जंगल बन गया। तो आपने तो सिर्फ एक बीज लगाया था और बीज से पूरा जंगल बन चुका है, तो ये भी एक परिवर्तन है। या आप सिर्फ बीज की स्थिति की बात करें तो बीज से पेड़ का निर्माण हुआ है, तो उसने परिवर्तन दिखाया है, प्रत्येक स्टेजेस में उसमें बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि उस पेड़ से मैं पुनः वही वाला बीज प्राप्त करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार आप अलग अलग परिवर्तन डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, आपने सपोज एक ब्रेड खाया, ब्रेड आपने जब आपने मुंह में रखा, फिर उसको चबाया, फिर वो आपके स्टमक तक गया होगा, फिर वहां पर उसका डाइजेशन हुआ होगा, वो डाइजेस्ट हो गया। तो पाचन की जो प्रक्रिया है शरीर में, भोजन के पाचन की, वो कैसा परिवर्तन होगा? वो केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, उस डाइजेस्टेड फूड से आप वापस वही ब्रेड प्राप्त नहीं कर सकते। डाइजेस्टेड फूड से आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन वो सब नए पदार्थ होंगे। तो इस प्रकार एक ब्रेड से आपने एक नया पदार्थ बना लिया, और मैंने आपको बताया है जब जब आप नए पदार्थ की बात करेंगे उसका तात्पर्य है रासायनिक परिवर्तन वहां पर हो रहा होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, कि ठोस से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो गया, गैस से द्रव, द्रव से ठोस हो गया, लेकिन नया पदार्थ कोई नहीं बनेगा। हमने कहा जल हमें बर्फ के रूप में, पानी के रूप में, पानी से गैस के रूप में दिखेगा, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में रहेगा आपका जल ही। ओके, उसका अपीयरेंस बदल गया, पानी आपको किसी और रूप में दिखता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो भौतिक गुण है। रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखेगा। आपने कहा हमने सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया है, तो सोडियम की अभिक्रिया वाटर के साथ होने पर भी वो वही प्रोडक्ट दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला आपने, और साथ में H2 गैस निकलती है। और जब स्टीम, भाप के साथ भी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, तब भी आपका सोडियम उसी प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है। दैट मीन्स कि उस भाप की और जल की, पानी के रूप में आपका सेम रासायनिक गुण थे, और उन रासायनिक गुणों के कारण उन्होंने सोडियम से एक ही प्रकार से अभिक्रिया की और उत्पाद बनाए। क्लियर है? तो ये हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे। तो केमिकल चेंज की बात की थी हमने, यहाँ पर केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, क्या कहा गया? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिनके की जब नया पदार्थ बन चुका है तो उसके अपने भौतिक गुण होंगे, वो दिखने में अपना अलग होगा। फिर जब आप क्या कहोगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो अगर नया पदार्थ बना है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आया है, यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आप लोहे की कील डाल देते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? लोहे की कील में जो लोहा विद्यमान है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट यानी अपना सल्फेट सोल्यूशन बना देता है, और जितनी भी कॉपर जो सोल्यूशन में विद्यमान थी वो कहाँ आ जाती है? लोहे की कील पे डिपॉजिट हो जाती है। इस प्रकार से Cu यानी कि कॉपर, Cu यानी कि कॉपर, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन दी आयरन नेल, यहाँ लोहे की कील पर सारा कॉपर आ चुका है, और यहाँ जो लोहा था, आयरन था, वो कहाँ जा चुका है? इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आ गया है, जिसने कि क्या बना दिया? FeSO4 बना दिया। क्लियर? FeSO4 का सोल्यूशन बन गया है। पहले ये CuSO4 का सोल्यूशन था, तो Fe ने, आयरन ने वहां से Cu को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है, विस्थापित कर दिया। ठीक है, देन फिजिकल चेंज की बात करते हैं आप लोग। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में हम कहते हैं कि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? आइसक्रीम सॉलिड स्टेट में थी, वो पिघल करके लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी भी जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से या जिस भी सामग्री से वो आइसक्रीम बनी हुई थी, जो भी इंग्रेडिएंट उसमें थे, वो आपका उस लिक्विड में भी विद्यमान होंगे। ओके, नया पदार्थ कुछ नहीं बन रहा है। भौतिक गुण में परिवर्तन इस प्रकार आ गया है कि एक आपका ठोस था, दूसरा आपका क्या है? द्रव है। ओके,
तो इस प्रकार से सोडियम का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि सोडियम आपका भाप के साथ रिएक्ट करेगी, तब भी H2O ही है, भाप भी H2O है, तब भी आपका NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और वाटर पानी के साथ भी रिएक्ट करेगा तब भी यही बनेगा। क्लियर है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब हमने यहाँ पर मोमबत्ती का एग्जाम्पल लिया तो हमने क्या बोला कि मोम का पिघलना जो है, मोम जब पिघल रही है, प्लास्टिक आपने पिघलते हुए देखा है तो क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मोम आपको ठोस अवस्था में दिख रही है और उस ठोस अवस्था में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है या ज्वाला किसी यहाँ पर जल रही है, इससे क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो ठोस है यहाँ पर ये पिघल रहा है, ठीक है, पिघल रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन। कहाँ से? ठोस से द्रव में परिवर्तन। ओके, ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा तो यानी अवस्था परिवर्तन, और अवस्था परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। जब ये द्रव अवस्था में आ गया है, जो आपका मोम पिघला है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप फिर से तापमान कम करेंगे या तापमान कम होगा, मोमबत्ती बुझ गई सपोज, तो वो जला हुआ जो पिघला हुआ मोम है वो वापस जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो द्रव से पुनः हम कहाँ आ गए, ठोस पर आ गए। तो कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रिवर्सिबल चल रहा है आपका चीज, तो रिवर्सिबल है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जबकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप इस धागे की जलने की बात कर रहे हो, ये धागा भी तो जल रहा है, यहाँ पे एक परिवर्तन वहां पर भी हो रहा है। तो धागे की जलने की जो प्रक्रिया होती है, जलने की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि आपके पास धागा था, आपने धागा को जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया, आपने इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंचाया, परिस्थितियों में बदलाव किया, और उससे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो धागा था वो जल चुका है, और जलने के बाद आपको ये काला काला पदार्थ मिलता है, कार्बन कंटेंट, और साथ में यहाँ से कुछ गैसेस भी निकलेंगी, तो नए पदार्थ बने। ओके, तो नया पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन। जब आपने इसकी बात की ठोस से द्रव, तो ये क्या था, ये भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती दोनों परिवर्तन शो करती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझा था। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि अंतर आपको स्थापित करना है, तो कुछ अंतर को समझेंगे। यहाँ पर एक साइड लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन, एक साइड आप लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट, तो बच्चे भौतिक परिवर्तन यानी आप लिखेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में पहला है पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है? चलिए, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कौन से? भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में आप कहेंगे नया पदार्थ बनता है। क्लियर?
उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, प्रायः यह प्रायः उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे लिख लीजिए, यह सामान्य रूप से। ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय। तो चूंकि आप इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वापस आपका वही पदार्थ आपको मिल जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है आपका? यह अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, और ये कैसा हो गया रासायनिक परिवर्तन? ये आपका स्थायी परिवर्तन हो गया। उदाहरण लिखेंगे, बर्फ से पानी, पानी से भाप। सेम रिवर्स में भी यही होगा। ओके, और क्या हो सकता है? मोम का पिघलना। यहाँ पर उदाहरण क्या होंगे? लकड़ी का जलना, भोजन का पकना, और पाचन। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? ये रासायनिक परिवर्तन। ओके, चलिए, तो मैंने आपको कहा भौतिक परिवर्तन किसकी बात करता है? अवस्था परिवर्तन की बात करता है। रंग में परिवर्तन, तो भौतिक गुणों में आपके क्या आ जाएंगे बच्चे? भौतिक गुणों में आपके आ जाएंगे रंग, अवस्था, आकार, आकृति। ये सब किस में आ जाएंगे? भौतिक गुणों में आ जाएंगे। उन भौतिक गुणों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में हमने बोला पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाएंगे। और जब पदार्थ के रासायनिक गुण बदल गए हैं, दैट मीन्स कि नया पदार्थ बन गया है। तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि नया पदार्थ। सबसे छोटा एग्जांपल है लकड़ी का जलना। लकड़ी जल गई है तो उससे कोयला आपको मिल रहा है, राख मिल रही है, गैस वहां पर उत्पन्न हो रही है। तो आप कह रहे हैं मैम हमने तीनों को मिला दिया फिर भी हमें वापस लकड़ी नहीं मिल रही है, और तीनों के जो गुण हैं वो लकड़ी से अलग है। समझ रहे हैं? कोयले के अपने गुण हैं, राख के अपने गुण हैं, गैसेस अपने अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है जो कि लकड़ी से भिन्न है। तो इस प्रकार से नया पदार्थ बन गया। आपने कहा भोजन का पकना, आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, दाल बनाते हैं हम लोग, आपके पास दाल रहती है, सब्जियां रहती हैं, कुछ वेजेस वगैरह, आपके पास स्पाइसेस रहते हैं, ऑयल, घी, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें, वाटर आप यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है आपके पास। आपने एक रेसिपी को फॉलो किया जिसके थ्रू आप गए और आपने एक डिश बना ली, प्रॉपर दाल बना ली है आपने। तो उस दाल से आप वापस उस जो प्रॉपर आपने पहले दाल ली थी वो, वेजेस जो आपने उसमें यूज की है किए हैं वो, स्पाइसेस जो यूज किए हैं वो, और जो आपने घी या ऑयल जो भी आपने वहां पर यूज किया है, तो इस प्रकार से दाल हो गए, मसाले हो गई, सब्जियां होंगी, घी हो गई, इनको आप पृथक नहीं कर सकते उस पकी हुई दाल से। या आपने खिचड़ी बना ली या आपने रोटी, कुछ भी आप जो खाना पका रहे हैं, जब आपने उसको पका लिया है तो पकाने के बाद आप पुनः वही सामग्री उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे वो बनी हुई। तो नया पदार्थ बन गया है, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो भोजन का पकना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि हम जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में सपोज ब्रेड खाया, तो ब्रेड का पाचन हो गया है, उससे बॉडी ने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए हैं या डाइजेशन उसका हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है फूड। तो अभी उससे पुनः हम वही ब्रेड प्राप्त
नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से नया पदार्थ बन गए हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को हमसे समझा। भौतिक परिवर्तन का बेसिक और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि बर्फ से पानी बना लिया, पानी से भाप बना ली, भाप से वापस पानी बन गया, पानी को फ्रीजर में डाल दो वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी, तो अवस्था परिवर्तन। लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में विद्यमान आपका क्या है, जल है। ओके, क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? आपके पास दो कंपाउंड थे, ए और बी। एक आपके पास ए था, दूसरा आपके पास बी था, आपने दोनों को मिलाया, थोड़ा सा आपने टेम्परेचर भी, ये वाला साइन बच्चे जो होता है, अभी आप सिंबल्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा, लेकिन जो ये वाला साइन बनता है तो इसका इसका तात्पर्य होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, समझ रहे हैं, हीट दे रहे हैं आप सिस्टम को। तो ए और बी आपके पास थे, आपने दोनों को मिक्स किया, आपके कोई प्रोडक्ट बने सी प्लस डी। तो ये अलग अलग कंपाउंड है आपके, अलग अलग केमिकल्स है सपोज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए और बी को मिलाने पर सी और डी बना है, यानी वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ये कैसे पता लगेगा? तो ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए क्या अवलोकन है, क्या क्या प्रेक्षण हमें देखने को मिलेंगे जिससे हम यह निर्धारित करेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में, तो हो क्या रहा है, आपको एक ग्रीन सी लेयर दिख रही है नीचे, यानी कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर कुछ केमिकल ऐड किया गया था, जिसके बाद एकदम से इतनी डार्क ऑरेंज कलर की फ्यूम्स निकल गई। तो आपको परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। जब आपने वो मिलाया तो मिलाने के बाद जो दूसरा ऑरेंज वाला लिक्विड आपने मिलाया, उसको मिलाने के बाद ये फ्यूम्स बनी है। तो हुआ क्या था, आपने कॉपर में नाइट्रिक एसिड डाला था, तो नाइट्रिक एसिड डालने से नाइट्रेशन हुआ, वहां पे नाइट्रेशन में ये फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, तो आपको कैसे कब कब पता चलेगा कि परिवर्तन आ रहा है, कौन कौन सी चीजों से हमें हेल्प मिलती है? अगर हम लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, हमने दो केमिकल आपस में मिला दिए हैं, या एक केमिकल को हमने गर्म कर दिया है या उसको ठंडा कर दिया है, जो भी उसमें प्रोसीजर रहेगा वो हमने फॉलो किया है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने जानना है। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमें पता चलता है, पहला जो आपका क्या है, प्रेक्षण है, जिससे हमें पता लगेगा क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस वहां पर उत्पन्न हो रही है। समझ रहे हैं, गैस उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि वहां पर कोई तो अभिक्रिया हुई है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कॉपर और HNO3 को मिलाया तो NO2 गैस यहाँ पर बनी थी। ठीक है, तो उस गैस के विकास से या उत्पत्ति से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है। तो पहला आपका जो प्रेक्षण है वो ये है कि अभिक्रिया में अगर गैस की उत्पत्ति हुई है, इसका तात्पर्य है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा क्या है, दूसरा है तापमान में परिवर्तन। आपने क्या देखा, आपके पास कोई सोल्यूशन था, आपने पहले सोल्यूशन लिया जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस आपको थर्मोमीटर में तापमान दिख रहा है, बाद में आपने उसमें कुछ और केमिकल ऐड किया और आपको दिख रहा है कि 48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका तापमान चला गया है 48 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान बढ़ा है, तापमान में चेंज आया है, परिवर्तन आया है टेम्परेचर में। तो इस प्रकार से अगर आपके सॉल्यूशन को मिक्स करने से या किसी भी प्रकार से अभिक्रिया के बाद तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो यानी वहां पर अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक दूसरा प्रेक्षण आपका ये है। हो सकता है तापमान कम हो गया है, 50 डिग्री सेल्सियस था, आपका कम हो गया 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये भी हो गया है।
कभी कभी आप देखते हैं कि कोई अभिक्रिया होती है उसमें, और क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ डाला केमिकल, उसके साथ किसी और चीज को रिएक्ट कराया, आपने हीट नहीं दी। गर्म कब होती है चीज? जब आप ऊष्मा देते हैं, आप बर्नर पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, तब ऊष्मा बढ़ने से तापमान बढ़ता है। लेकिन आपने ऊष्मा दी ही नहीं, सिर्फ आपने केमिकल्स को आपस में मिलाया और मिलाने से टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की है और तापमान में वृद्धि हुई है। जैसा कि आपको इस यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, जैसे कि वो केमिकल को मिला रहे हैं आपस में, उसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि तापमान बढ़ने से भी क्या तात्पर्य है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक बार फिर से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझा और दोनों में अंतर स्थापित किया। साथ ही हमने बोला कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें देखने पड़ते हैं, हमें कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने बोला सबसे पहले कि अगर किसी भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कोई प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं पर अगर परिवर्तन आ रहा है, वहां पर गैस का विकास हो रहा है, यानी कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। साथ ही आपने बोला अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और वहां पर तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया आपका हो रही है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।